हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वन सेकेंड। और आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड होगा मेजरमेंट ऑफ मास पे, है ना। यानी मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे और मास का टाइप्स क्या होता है, 2-3 टाइप्स का मास है ना, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज जो पूरा का पूरा लेक्चर होने वाला है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, मास पे, है ना। मास के बारे में आप पहले भी जानते हैं, बहुत सारी बातें जान चुके हैं, मास को बहुत बार यूज भी कर चुके हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करेंगे। हो सकता है बहुत बच्चे पहले नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहे एंड तक। और आज बात करने वाले किसके बारे में, मास के बारे में। वेट का भी इंपॉर्टेंस आएगा इसमें, है ना, वेट का भी वो आएगा। तो चलो शुरू करते हैं मास के बारे में। तो मास क्या होता है, सबसे पहले मास, है ना। तो हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि मास जो है, अभी भी यही पढ़ेंगे, है ना, लेकिन कुछ चैप्टर्स के बाद जाके मास का डेफिनेशन थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा, है ना, चिंता नहीं करें। तो क्या है मास? मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। कोई भी बॉडी जितना क्वांटिटी कंटेन करता है, ठीक है ना, कोई भी बॉडी जितना क्वांटिटी कंटेन करता है वो क्वांटिटी उस बॉडी का मास कहलाता है। फिर से, अगर आपके पास 2 पॉलीथीन है, पन्नी, है ना, या जो छोटा सा थैला है, और उस थैले में ना एक क्या किया, दो बच्चे ने अलग अलग थैले में, 2 थैले में क्या कर दिया गया, वो कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट, ठीक है, या पत्थर बहुत सारा भर दिया, है ना। एक बच्चा जो था वो उसने दोनों बच्चा क्या कर रहा था, 4-4 पत्थर एक बार में उठा रहा था। तो पहला बच्चा था वो 6 बार डाला, 6 टाइम डाला, किसके अंदर, थैले के अंदर। और दूसरा जो बच्चा था वो 8 टाइम्स डाला। कितना टाइम्स? 8 टाइम्स डाला थैले के अंदर। तो कौन ज़्यादा वो क्वांटिटी डाल पाएगा थैले के अंदर? ऑब्वियस सी बात है, कौन डालेगा? तो जो 8 टाइम्स डाला, जो 6 टाइम डाला वो कम डालेगा, है ना। तो ये जो कम और ज़्यादा है, ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी को बता रहा है, अमाउंट को बता रहा है, ठीक है ना। तो जो क्वांटिटी होता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो क्वांटिटी होगा, ठीक है, वो उसका मास कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, मास जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मास क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। किन सब चीज़ों से? तो टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन, इन सब चीज़ों से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। देखो, मतलब मास को टेम्परेचर बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना टेम्परेचर घटने से कोई फ़र्क पड़ता है। ऐसा कभी देखा आपने कि आपका मास ठंडा जो टाइम था, वेदर था, मतलब वेदर कैसा था, कूल था, एकदम कोल्ड था, तब क्या था आपका मास 60 kg था सपोज, ठीक है। और जब आप गर्मियों में आए तो आपका मास बिल्कुल 40 kg हो गया। ऐसा नहीं होता है, यानी मास पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। और प्रेशर का कोई असर होता है क्या? तो प्रेशर का भी कोई असर नहीं होता है। आप प्रेशर चाहे कितना भी बढ़ा लो, मास क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्या लोकेशन का असर होता है? लोकेशन मतलब सर, मान लो आप अभी इंडिया में हो, तो इंडिया में हो तो एक बिस्किट है आपके हाथ में, है ना, बिस्किट है, उसका मास कितना है, 50 ग्राम है। आप चले गए ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो 58 ग्राम हो जाएगा? नो सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ ये 50 ग्राम है तो वहाँ भी 50 ग्राम होगा। चांद पे चले गए तो चांद पे जाके क्या 80 ग्राम हो जाएगा? नो सर, है ना। मास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है, लोकेशन के हिसाब से नहीं बदलता है, ठीक है। अच्छा, जो मास है ना, मास इज द इंटीग्रल बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्या, बॉडी या सब्सटेंस। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर, उसका क्या बेसिक प्रॉपर्टी मास है। और दूसरा क्या, चार्ज है, ठीक है। आगे हम लोग चार्ज के बारे में भी कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जानेंगे कि मास जो है एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का। और मास जो हम लोग मेजर करते हैं वो SI में, kg में मेजर होता है, ठीक है। यानी SI यूनिट ऑफ मास क्या होगा, kg, ठीक है। तो 2-4 इन्फॉर्मेशन है, उसको लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है कि मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मतलब कितना क्वांटिटी वो रख रहा है ना मैटर का, वही क्वांटिटी क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा, ठीक है। इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और मास डज नॉट डिपेंड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मास डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड द लोकेशन ऑफ द बॉडी इन द स्पेस, ठीक है। स्पेस में किसी भी लोकेशन के बदलने से कभी भी मास बदलता नहीं है। इसे एक बार जल्दी से आप नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग वेट के बारे में। वेट, ठीक है ना। वेट क्या होता है? तो वेट एक तरह का फोर्स है, याद रखेंगे। मास और वेट में बहुत डिफरेंस है। वेट क्या, एक तरह का फोर्स है, वैसा फोर्स जो अर्थ लगाता है किसी भी बॉडी के ऊपर, है ना। आप जानते हो अर्थ सभी बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा होता है, पुलिंग फोर्स लगाता है। तो हर बॉडी के ऊपर अर्थ क्या कर रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। और जितना वो फोर्स लगाता है वो ही फोर्स बॉडी का क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। क्लियर? जितना किसी बॉडी के ऊपर जितना फोर्स अर्थ लगा रहा है ना, वो फोर्स क्या कहलाएगा, वेट ऑफ द बॉडी कहलाएगा। फिर से, द फोर्स एक्टिंग बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, है ना, इज नोन एज वेट ऑफ दैट बॉडी। क्लियर? अच्छा, वेट जो होता है ना, वेट बदल जाता है। जैसे अभी आपने पढ़ा था मास के बारे में, मास नहीं बदल रहा था,
ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे, टेम्परेचर प्रेशर के बेसिस पे नहीं बदल रहा था। लेकिन वेट का ऐसा बात नहीं है, वेट आप जैसे जैसे लोकेशन को चेंज करोगे स्पेस में वैसे वैसे इसका क्या हो जाएगा, वेट बदलता जाएगा, वैल्यू बदलता जाएगा। कैसे कह सकते हो आप इस बात को? आप ऐसे सोचो कि वेट जो होता है वो किसके बराबर, वेट का एक फार्मूला होता है, स्पेसिफिक फार्मूला होता है। क्या होता है वेट का फार्मूला? आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, m इंटू जी होता है, जहाँ m का मतलब क्या है, मास है, और g का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो ये देखो g का वैल्यू वेरिएबल होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा, है ना। g का वैल्यू क्या होता है, वेरिएबल। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे g का वैल्यू 9.8 अप्रॉक्सीमेटली होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो g का वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो इस बेसिस पे जो वेट होता है ना वो भी बदलता है, ठीक है ना। अगर स्पेस में आप लोकेशन को चेंज करोगे तो वेट क्या होगा, किसी बॉडी का बदलता जाता है। ओके, अब इसका जो एसआई यूनिट होता है, क्योंकि ये एक तरह का फोर्स है इसलिए एसआई यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन होगा। क्लियर है ना, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो ये 2-3 बातें हैं जो वेट के बारे में आपको ध्यान रखना है। वेट इज नॉट अ मास, है ना, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू मास ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट जहाँ पे आप बॉडी को रख रहे हो, है ना, नंबर 1। और वेट एक तरह का फोर्स है जो अर्थ लगाता है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, और जिस बॉडी के ऊपर जितना फोर्स अर्थ लगाएगा वही उस बॉडी का वेट कहलाएगा। नंबर 2, इसका यूनिट केजी वेजी नहीं होता है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, इस बात को हम लोग नोट करेंगे ढंग से। चलो नोट करते हैं। तो ओके, अब देखो वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी इज अ फोर्स विथ विच ए बॉडी इज पुल्ड टुवार्ड सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जितना फोर्स है वो खींचा जा रहा है ना, वही फोर्स क्या कहलाएगा, उस बॉडी का वेट कहलाएगा। नंबर 1 डिनोट करते हैं W से, बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट होता है किसका, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, ठीक है, यानी m इंटू जी का, तो W इज इक्वल टू mg हो गया। उसके बाद एज द वैल्यू ऑफ g चेंजेस, जैसा कि आप जानते हो कि g का वैल्यू चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। स्पेस में आप पोजीशन को बदलोगे, लोकेशन को बदलोगे तो g का वैल्यू क्या होते जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे आप देखो सरफेस ऑफ अर्थ पे हो तो वहाँ पे g का वैल्यू अलग है, थोड़ा सा 1000 मीटर ऊपर चले जाओ तो g का वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, और ऊपर जाओ तो और चेंज होगा, या फिर नीचे इवेंट जाओ तब भी चेंज होता है ना। तो g का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होते जाता है वैसे वैसे क्या होते जाता है, वेट का भी वैल्यू चेंज होते जाता है। और इसका जो एसआई यूनिट है वेट का वो क्या है, न्यूटन है। जल्दी से इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास और वेट का। जल्दी से नोट करो। चलो तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसका, मास और वेट के बीच डिफरेंस का, है ना। सबसे पहला जो डिफरेंस लिखा है हमने वो क्या है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और जहाँ वेट इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटी। बहुत सही बात है ये, ठीक है ना। शायद आपको ये 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है, बॉडी का वो एक तरह से क्या होना, बॉडी को जिस स्टेट में उसी स्टेट को पसंद करना ही इनर्शिया कहलाता है। मतलब कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, वही इनर्शिया होता है ना। तो मास जितना भी ज़्यादा होता है किसी बॉडी का उतना ही इनर्शिया उसका ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक पत्ते को बहुत आसानी से उठा सकते हो लेकिन एक पहाड़ को नहीं उठा सकते हो, क्योंकि पहाड़ का क्या है, मास ज़्यादा है पत्ते के रिस्पेक्ट में। तो हम ये कहेंगे कि जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। तो एक्चुअली मास जो होता है मेजर होता है इनर्शिया का, जहाँ की वेट क्या होता है, मेजर होता है ग्रेविटी का, यानी कितना ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लग रहा है, ये कैसे पता चलता है, उसके वेट से पता चलता है, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, दूसरा अगर डिफरेंस का बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा मास, और ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। तीसरे प्रॉपर्टी का बात करें तो मास हमेशा कांस्टेंट होता है किसी बॉडी का, और ये क्या होता है, जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब वेरिएबल होता है। जैसे जैसे आप प्लेस को चेंज करते हो वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है कभी भी, याद रखेंगे, किसी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन जो वेट है उसका वेट है किसी बॉडी का वो जीरो हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है, सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर जीरो हो सकता है। मास जो है ना वो इसेंशियल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का, मास होना ही होना है हर बॉडी का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वेट होना ही होना है, वेट कभी जीरो भी हो सकता है, इसलिए वेट इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, मास इफेक्ट नहीं होता है किसी दूसरे बॉडी के प्रेजेंस से। ध्यान से, मास अफेक्टेड नहीं होता है किसी दूसरे बॉडी के प्रेजेंस से, लेकिन वेट अफेक्टेड होता है किसी भी दूसरे बॉडी के प्रेजेंस से। अगर यहाँ पे एक बॉडी के बगल में जस्ट क्या है, एक और बॉडी रखा हुआ है, तो उससे मास पे कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन वेट पे कोई असर पड़ सकता है, ठीक है ना। तो मास बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है बट वेट अफेक्टेड होता है। क्लियर है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है किसमें, मास और वेट में, ठीक है ना। इसे हम एक बार नोट करते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं आगे।
तो दूसरा डिफरेंसेस से हम लोग शुरू करेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि आप जानते हो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट होता है। कौन कांस्टेंट होता है? मास। बता दिया मैंने क्यों कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है ना। पोजीशन बदलने के साथ इसका जी बदलता है, इसलिए mg भी क्या हो जाता है, कंप्लीट बदल जाता है, मतलब वेट भी बदल जाता है। इट कैन नॉट बी जीरो, किसी बॉडी का मास कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर बॉडी है तो उसका मास कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन उसका वेट जीरो हो सकता है ना। कहाँ पे वेट जीरो होगा? सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाओ तो वहाँ पे हर चीज़ का वेट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। क्लियर है ना। ये इसेंशियल प्रॉपर्टी एक इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, ये इफेक्ट होता है, ठीक है। ये इफेक्ट नहीं होता है। कौन इफेक्ट नहीं होता है? मास। किससे? किसी दूसरे बॉडी के प्रेजेंस से। अगर मेरे बगल में कोई दूसरा बॉडी रखा हुआ है जिससे मेरे मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक बॉडी के बगल में दूसरा कोई बॉडी रखा हुआ है तो उसके वेट में फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है? इट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, यानी वेट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। लेकिन मास के साथ वैसे कोई बात नहीं है। आप इसे नोट कर लेंगे एक बार, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मास। जल्दी से नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मास के बारे में। तो बेसिकली दो टाइप का मास है, ठीक है ना। एक मास है जो इनर्शियल मास है और दूसरा मास क्या है? ग्रेविटेशनल मास। मास का दो टाइप, कौन कौन सा? एक इनर्शियल, दूसरा ग्रेविटेशनल, ठीक है ना। तो दो तरह का मास आया, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। अच्छा, इनर्शियल मास किसको कहेंगे? देखो, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होता है, ट्रांसलेशन कर रहा होता है। ट्रांसलेशन करने का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में चलना। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है, ठीक है ना, और वो क्या करता है, वो डिसाइड करे कि कितना उसके पास इनर्शिया है। द मास, दैट मास ऑफ द बॉडी विच डिसाइड द इनर्शिया इन ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब उसे सीधा चलाने में कितना हमें तकलीफ हो रहा है ना, वो उसके मास को बताता है, यानी इनर्शियल मास को बताता है। तो यानी स्ट्रेट लाइन मोशन करवाने के लिए, ध्यान सुनेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन करवाने के लिए हमें कितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके ऊपर, मोशन में लाने के लिए, नहीं मोशन में लाने के लिए हमें कितना ज़्यादा उससे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा उसका मास होगा, ठीक है। तो यानी वैसा मास बॉडी का जो डिटरमाइन करे स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी के इनर्शिया को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शियल मास कहते हैं। क्लियर। वैसा मास बॉडी का जो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये डिटरमाइन करे कि उसका इनर्शिया कितना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शियल मास कहते हैं। जैसे पहाड़, एग्जांपल के तौर पे आप लोग पहाड़ को आप नहीं धकेल सकते, है ना। पूरे हिल को आप धकेल सकते हो क्या? नहीं धकेल सकते। क्यों नहीं धकेल सकते? क्योंकि उसका इनर्शियल मास बहुत ज़्यादा है, और इनर्शियल मास अगर ज़्यादा होगा तो आप उसे धकेलने में भी असफल रहेंगे, है ना। आप उसे अनसक्सेसफुल रहेंगे धकेलने में। क्यों? क्योंकि सर उसका मास ज़्यादा है, और मास ज़्यादा है तो उसमें एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी उसका इनर्शिया ज़्यादा है। और इनर्शिया इसका मतलब ये क्या है कि वो उसके इनर्शियल मास को बता रहा है। इन इनर्शियल मास ये डिसाइड करता है कि उस बॉडी का इनर्शिया कितना है स्ट्रेट लाइन मोशन में। दूसरा जो होता है हमारा, वो ग्रेविटेशनल मास है। ग्रेविटेशनल मास वो मास होता है जो डिसाइड करता है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल कितना लग रहा है ना। ग्रेविटेशनल मास वो मास होता है जो डिसाइड करता है ग्रेविटेशनल पुल कितना लग रहा है उसके ऊपर, उस मास को हम लोग ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। जैसे देखो, हमने क्या बताया? हमने बताया अभी इनर्शियल मास के बारे में कि इनर्शियल मास जो होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया को बताता है ना। यानी ये जो होता है ये सेकेंड लॉ से इसको डिफाइन कर सकते हो हम लोग। कैसे सर? तो आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जानते हो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकेंड लॉ से आता है ये वाला एक्सप्रेशन। तो m बराबर आप क्या लिखोगे? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो मास है ये इनर्शियल मास है। इसमें ये कौन सा मास है? इनर्शियल मास है। लेकिन अगर बात करें जहाँ ग्रेविटेशनल मास का, तो उसके ऊपर लगने वाला पुल है ना, क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल मास कहलाता है। तो आप जानते हो कि फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर, मान लो यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप क्या बताओगे? फोर्स बराबर होगा सर जी कैपिटल M कैपिटल M का मतलब हो गया मास ऑफ अर्थ, है ना। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल मास ये हो गया mg डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है ना। अच्छा, इसके बाद क्या करो आप? mg निकाल दो। तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg इज इक्वल टू हो जाएगा f r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g और यहाँ पे m, ठीक है। तो ये जो मास है ये कौन सा मास है? ग्रेविटेशनल मास है। तो ग्रेविटेशनल मास क्या डिसाइड करता है? ग्रेविटेशनल मास वो मास होता है ना, जिसपे वो ग्रेविटेशनल पुल को डिसाइड करता है। द मास ऑफ ए बॉडी विच डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग अपॉन इट ड्यू टू द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। और ये जो होता है इसे हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। इसे किससे डिफाइन करते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, है ना। तो दोनों के बारे में एक बार लिखते हैं, उसके बाद इसे नोट करते हैं। तो इनर्शियल मास देखो, द मास ऑफ बॉडी विच डिटरमाइन इट्स इनर्शिया इन
ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में जो इनर्शिया को डिटरमिन करता है, ठीक है, उस मास को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शियल मास कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो न्यूटन सेकेंड लॉ का थ्रू डिफाइन किया गया इसे, ठीक है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू किसको डिफाइन किया गया, इस इनर्शियल मास को। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है इक्वेशन, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, और यही मास किसके बराबर है, इनर्शियल मास के बराबर है, यानी यही मास क्या कहलाता है, इनर्शियल मास कहलाता है। लेट्स मूव ऑन ग्रेविटेशनल मास। अब ग्रेविटेशनल मास क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल का वो देगा, है ना, जो डिटरमाइन करेगा ग्रेविटेशनल पुल को। द मास ऑफ ए बॉडी विच डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग अपॉन इट ड्यू टू द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल, है ना, यानी जो डिटरमाइन करता है क्या, ग्रेविटेशनल पुल को डिटरमाइन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल मास कहते हैं, है ना। और इसे हम लोग किसके बेसिस पे डिफाइन किया, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे हम लोगों ने इसे डिफाइन किया, और ये एफ जो फाइनली हमारा इक्वेशन आया है ना, ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू FR² अपॉन GM। कैपिटल G यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और कैपिटल M जो है ना वो मास ऑफ द अर्थ है। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, F इज फोर्स एंड R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर, आप इसे एक बार नोट कर लें, हो गया नोट। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि मास को मेजर कैसे किया जाएगा। एक्चुअल में तो वही पढ़ना है ना, हम तो ये मास का बेसिक नॉलेज ले लिए। अब दोनों तरह का जो मास होगा उसे हम मेजर कर सकते हैं दो तरह से, है ना। देखो इनर्शियल मास जो होगा ना उसे हम लोग मेजर करेंगे, सबसे लास्ट में आप लोग लिखेंगे इनर्शियल बैलेंस, है ना। इनर्शियल मास कैन बी मेजर्ड बाय इनर्शियल बैलेंस। लास्ट में एक पॉइंट लगा लेना, सब लोग लिख लेना, क्या लिखोगे, इनर्शियल मास इज द बैलेंस्ड बाई या इज द मेजर्ड बाई इनर्शियल बैलेंस। इनर्शियल मास इज द मेजर्ड बाई इनर्शियल बैलेंस। और जो ग्रेविटेशनल मास होगा उसे हम लोग मेजर करेंगे स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, किससे मेजर करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस से। अच्छा, ग्रेविटेशनल मास को हम लोग सिंपल बैलेंस से भी, तराजू जो होता है ना वो सिंपल बैलेंस होता है, और उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, सिंपल बैलेंस से ग्रेविटेशनल मास को मेजर करते हैं। तो इसमें लिख लेना, ग्रेविटेशनल मास कैन बी मेजर्ड बाय सिंपल बैलेंस एज वेल एज स्प्रिंग बैलेंस, वेयर एज इनर्शियल मास कैन बी मेजर्ड बाय इनर्शियल बैलेंस। ठीक है, इनर्शियल बैलेंस एक तरह का डिवाइस होता है जिससे हम लोग इनर्शियल मास को मेजर करते हैं, और सिंपल बैलेंस से हम लोग ग्रेविटेशनल मास को मेजर किया करेंगे, सिंपल बैलेंस से ग्रेविटेशनल मास को मेजर किया करेंगे, या फिर स्प्रिंग बैलेंस से भी हम लोग ग्रेविटेशनल मास को मेजर करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मास खत्म होता है। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। और इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में किसी अगले या पिछले लेक्चर में किसी एक लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन का नोट्स मिल जाएगा, या इट मे बी पॉसिबल सभी में रहे। आप एक बार जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे नोट्स मिले, उसे कॉपी कर सकते हैं या मैच करवा सकते हैं। हालांकि जितने भी पॉइंट्स है मैंने कोशिश किया कि बोर्ड पे सारा का सारा पॉइंट्स आ जाए, और जितने भी सवाल होंगे आगे, ठीक है ना, उसी को मैं इसी बोर्ड पे करवाते रहूँगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, पढ़ते रहें अच्छे से ढंग से और आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।